चलिए बच्चों, अब हम लोग मॉडल सेट पेपर में अकाउंट्स को तो कंप्लीट कर चुके सेट वन। अब हम लोग बीएमडी का मॉडल सेट पेपर जो है सेट वन कंप्लीट करने वाले हैं। फिर वैसे ही हम 4 स्टेप्स में इसको डालेंगे। 32 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो आज डाल देंगे, ठीक है, जितना भी हो 32 या 40 जो भी हो ऑब्जेक्टिव, और फिलिंग द ब्लैंक्स आज डाल देंगे। फिर 2 नंबर वाला अगले क्लास, इस तरह करके हम आपको सब पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो पहला देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है 1 नंबर का यहाँ फिलहाल, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है? पहला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10c6 इक्वल टू, 10c6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए हम बनाते भी जाते हैं ताकि आपको समझ में भी आते जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 10c6 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एन सी आर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 10c6 बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल 10 वाई फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 10 माइनस 6, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 यानी 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 10 का फैक्टोरियल और 10, अच्छा एक मिनट, सॉरी, 10 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही आगे कर देते हैं सॉल्व, ठीक है ना। 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे 10 9 8 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल है और 4 3 2 और 1, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए 4 2 ज़ा 8 है ना, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया, 3 7 21, 210 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 210, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लेना है ये 210 जो है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा बोल रहा है एवरेज स्पीड कैलकुलेटेड बाय, ध्यान दीजिएगा। अब ये हालांकि बड़ी विचित्र बात है, ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है, ये इस बार के सिलेबस से हटाया हुआ है, ठीक है। ऐसे फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन को। स्पीड को एक्स एज्यूम करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को एफ एज्यूम करते हैं, और जब हम उसी का हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो आ जाता है आपका एवरेज स्पीड। यानी सीधे शब्दों में एवरेज स्पीड निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग होता है, हार्मोनिक मीन का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हार्मोनिक मीन, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा सवाल, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सर्कलिक परमुटेशन। देखिए, नॉर्मली परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल जो है परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एनपीएन, है ना, ठीक है। ये मेरे कहने का अर्थ है कि 5 चीज़ों को 5 जगहों पर अरेंज करना है तो 5p5 होता है। लेकिन जब सर्कुलिक होता है तो उसमें 5 के लिए हो जाएगा 5 माइनस 1 p 5 माइनस 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि सर्कुलिक परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर्कुलिक परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, सीपी लिख रहे हैं शॉर्ट में, n माइनस 1 p n माइनस 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक क्लियर है। या ऐसे भी लिखा जाता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बोलता है कि इफ NC5 इक्वल टू NC7 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको एक चीज बता दें कि जब चूंकि है ना NCX बराबर अगर NCY हो एंड x और y इक्वल ना हो, देखिए दो कॉम्बिनेशन के बीच में इक्वल का साइन हो, बीच में यहाँ पर इक्वल का साइन हो, सब कुछ बराबर हो, n बराबर हो, c है, बस नीचे वाला पार्ट क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे का पार्ट क्या हो, डिफरेंट हो, NCX बराबर NCY हो, तो वहाँ पर n का फॉर्मूला मतलब ऊपर वाला बराबर नीचे के दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
NC5 इक्वल टू NC7 है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ देख लीजिए। ये तो फॉर्मूला था, NC5 इक्वल टू NC7 है ना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, एंड 5 और 7 इक्वल है भी नहीं यहाँ पर, तो n बराबर क्या होगा 5 + 7, यानी आंसर विल बी 12। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ AP निकालना है, ठीक है। AP का कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग TN बोलते हैं, वो क्या होता है A + n - 1 × T, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 10 टर्म निकालना है, तो A कितना है सर 2 + 10 - 1 10 टर्म निकालना है, और D कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यानी 2 + 9 × 3 27, यानी आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। अच्छा, ये चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर दिया है उसका मीन से डेविएशंस जो है वो हमेशा का डेविएशंस का सम जो होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ तक देखिए, एक एग्जांपल देके हम आपको इसको पूरा समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना के देख रहे हैं, 3 वैल्यू है, 3, 5 और 7, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, सीरियल नंबर लिख दिए 1 2 3, ठीक है, और फिर x लिख दिए 3 5 और 7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका मीन निकालिए, नंबर ऑफ आइटम्स हो गया यहाँ पर 3 और सिग्मा x इक्वल टू हो गया 15, ठीक है। तो मीन बराबर क्या होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, है ना, ठीक है। यानी 15/3 यानी कितना आ गया 5। ये तो मीन हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं डेविएशंस और उसका सम करके देखते हैं। डेविएशन को हम लोग dx बार से डिनोट करते हैं, x माइनस x बार करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यानी 3 - 5 यानी -2, फिर 5 - 5 यानी कितना हो गया 0, ठीक है, और 7 - 5 यानी कितना हो गया 2, है ना। और हम डेविएशंस का अगर हम यहाँ पर सम करें तो फिर हमारा क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पहले मीन निकाल लिए हम लोग, ठीक है, इन सब का तीनों का आइटम का टोटल कर दिया और 3 से डिवाइड कर लिया तो मीन आ गया। फिर इससे डेविएशन का मतलब अंतर, है ना, सभी आइटम का मीन से दूरी निकाले, डेविएशन निकाले तो -2 0 और 2, और ये सब सम किए तो हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है, ठीक है। इसलिए सही आंसर यहाँ पर होगा कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0 इज़ अ ट्रू, है ना, ठीक है, ये ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है कि 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल सिंपल 24 होता है। अगर आप करके देखना चाहें तो इस तरह से 7 नंबर का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 × 1, है ना, ठीक है, यानी 24, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 आंसर होगा। यानी 24 जो यहाँ आंसर दिया हुआ है यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका 24 आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई दो नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकालें और ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 8 और 2 ले लीजिए, ठीक है। इसका अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो क्या होगा 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2 यानी अर्थमेटिक मीन आ गया 5। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, √8 × 2 हो जाएगा यानी √16 यानी कितना आया 4। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से क्या आया, बड़ा आया, क्लियर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर आपका हमारा यहाँ पर ये हो जाना चाहिए कि पूछा है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि ऑलवेज बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से, ये कहना थोड़ा उचित नहीं है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 2 वैल्यू है, ऑलवेज वर्ड सही नहीं है, ठीक है। 9 नंबर जैसे 5 और 5 है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिखा कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो गया। 5 का अर्थमेटिक मीन निकालो, सॉरी 8 नंबर ही है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 5 + 5/2 यानी 10/2 यानी कितना आ गया 5। और ज्योमेट्रिक में निकालिए तो यहाँ पर √5 × 5 यानी कितना आ गया 5।
तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गया, यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर आ गया। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा ही अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर होता है ना, लेकिन जब वैल्यू सेम रहे तो ये बराबर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, कि हमेशा ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है कि इन दोनों का सम निकालना, ए दिया है, दिया है, बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, यहीं पे निकाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ए है आपका, सॉरी, ये ए है आपका 1 2 -1 3, ठीक है, और बी है आपका 2 3 4 और 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, कैसे जोड़ा जाता है, 1 + 2 और 2 + 3, ठीक है। अच्छा, -1 + 4 और 3 + 1, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर आ रहा है 3 5 3 और 4, ठीक है। तो 3 5 3 4 कहाँ आंसर है, देखिए 3 5 3 4, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ठीक है। तो भाई ए कितना है 1 2 3 और इंटरसेक्शन बी कितना है 3 और 4। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो दोनों में कॉमन कौन है 3, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, विच मैथड कैन बी यूज बाय द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंट्रापोलेशन ऑफ एक्सट्रापोलेशन। देखिए, इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में कोई मतलब कौन सा ऐसा मेथड जो किसी तरह के भी डेटा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लेग्रेज मेथड। लेग्रेज मेथड में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मेथड, मतलब किसी भी तरह के डेटा से आप लेग्रेज मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि ... कैन नॉट बी एलिजिबिलिटी। देखिए, मोड का है ना, कोई एलिजिब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। मीन जो निकलता है उसका आगे चल के एलिजिब्रिक ट्रीटमेंट होता है, मीडियन का होता है, लेकिन मोड का नहीं होता है। तो राइट आंसर इज अ मोड, है ना, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, इस तरह करके अगर आपको कुछ निकालना है तो कितने टर्म का सम निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 15 नंबर, ठीक है, बोलता है सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी कर्व लीनियर, ठीक है। कैन नॉट बी कर्व लीनियर नहीं, सेक्युलर ट्रेंड जो है कर्व लीनियर भी हो सकता है। जैसे आप लोग सेक्युलर ट्रेंड जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसे मुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि कर्व लीनियर नहीं हो सकता, है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, है ना, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, तो एक चीज़ याद रखना होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहीं से जी बराबर क्या हो जाएगा, यानी GM बराबर क्या हो जाएगा, √, है ना, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन × हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सही आपका फॉर्मूला हो जाएगा C नंबर पॉइंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल वर्ड से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके से एप्पल को अरेंज किया जा सकता है। तो एप्पल में चूंकि 5 लेटर है यहाँ पर, है ना, तो 5p5 होगा, लेकिन यहाँ पर लेटर p 2 बार आ रहा है तो / 2p2 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल ऑफ 5 / फैक्टोरियल ऑफ 2, यानी 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, नीचे में भी 2 का फैक्टोरियल कट गया तो 5 चौके 20 तो 60 रियल आंसर होगा, यानी रियल आंसर इज 60, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंट्रापोलेशन इज़ द ग्राफिक मेथड। बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ग्राफिक मेथड सबसे आसान तरीका है आपका इंट्रापोलेशन करने का। तो सिंपलेस्ट मेथड हमारा ग्राफिक मेथड भी होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। अभी जैसे 2 मिनट पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया कि GM = क्या होता है, √AM × HM, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ GM निकाल सकते हैं। AM दिया हुआ है आपका 8,
है ना, और GM दिया हुआ है 6, ठीक है। तो 8 छक क्या हो गया 48, है ना। तो करीब करीब इसका वैल्यू आ जाएगा ये 6.93, रूट निकालिएगा 48 का, तो करीब करीब 6.93 आएगा, इसलिए 6.93 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में कौन है 2, 3, 4 और बी में कौन है इंटरसेक्शन 4, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ओनली 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 5वां टर्म कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये GP है, 4 को 3 से गुना करो 12, 12 को 3 से गुना करो 36, है ना, ठीक है। यहाँ पर GP है ये, जहाँ पर A इक्वल टू क्या हो गया 4, R इक्वल टू 12/4 यानी कितना हो गया 3, है ना, ठीक है। और आपसे फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है N इक्वल टू 5 और आपसे T5 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो GP में TN का फॉर्मूला होता है AR पे पावर N-1, ठीक है। तो T5 का फॉर्मूला क्या होगा, A यानी 4 इंटू R यानी 3 पे पावर 5, 5वां टर्म पूछ रहा है ना, 5-1 यानी 4 इंटू 3 पे पावर 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 81, ठीक है, यानी 3 2 43, आंसर होगा हमारा 243 आंसर तो नहीं है। फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज इतना 4 3 12 12 3 36, एक मिनट देख लेते हैं, A इंटू R पे पावर N-1, ठीक है। अच्छा, 3 243, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना इज A इंटू R पे पावर N-1, ठीक है, 3 पे पावर N-1 यानी 5-1 यानी 4, 3 3 9 27 81, ओह सॉरी यहाँ 4 हो ना, सॉरी एक मिस्टेक हो, यहाँ 4 था ना बच्चों, ठीक है। तो 4 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 4 4 8 32 यानी 324 आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है 7P0, है ना, ठीक है, इक्वल टू 7P0 का ऐसे भी वैल्यू आपका देख लीजिए, 7P0 इक्वल टू, चूँकि हम लोग जानते हैं कि NPR इक्वल टू क्या होता है N फैक्टोरियल बाई N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7P0 के 7 का फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, यानी 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 1, है ना, ठीक है। तो 7P0 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ हालांकि -1 दिया है, -1 नहीं होगा, यहाँ 1 होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो 7P0 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -1, ठीक है, ओके। -1 नहीं बल्कि 1 आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अच्छा, बोल रहा है ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू, देखिए लॉन्ग टर्म में ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, आइदर इंक्रीज होगा आइदर डिक्रीज, यहाँ भी स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, यहाँ तक हिंदी में दिखा हुआ बढ़ते या घटते की, है ना, ध्यान देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज होगा, और सही ऑप्शन यही होगा कि लंबे समय के अंतराल में या तो ट्रेंड बढ़ता ही रहेगा या तो ट्रेंड घटता ही रहेगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन इज मीडियन इज अनएफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ले के 5 परिवारों का इनकम दिया हुआ है, एक का इनकम दिया हुआ है पर डे का 100 रुपया, एक का इनकम दिया हुआ है पर डे का 300 रुपया, एक का इनकम दिया हुआ है पर डे का 400 रुपया, एक का इनकम दिया हुआ है पर डे का 500 रुपया, और एक का इनकम दिया हुआ है पर डे का मान लीजिए 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मली तो 100 के आसपास ये सब जा रहा है, और ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू से मीन को तो फ़र्क पड़ता है, मीडियन को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 50,000 भी रहे तो भी मीडियन हमारा यही आएगा, और अगर ये 600 भी रहेगा तो भी मीडियन हमारा यही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कोई अलग वैल्यू, नॉर्मल से थोड़ा हट के वैल्यू रहे, तो उससे क्या मीडियन को कोई फ़र्क पड़ता है, तो नहीं, मीडियन तो बीच का वैल्यू होता है, हट के रहने से किनारे वाले वैल्यू से कोई
लेना देना नहीं होता है। तो मीडियन क्या अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू को, है ना, मीडियम इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, राइट। मीडियम से एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाउ मेनी वे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे अल्टरनेटिव। देखिए 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक रो में बैठाया गया और वो क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव। तो पहले हम बॉयज़ को बैठाएंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसको बैठाते हैं, बॉय 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 बॉय, ठीक है। तो बॉयड को बैठाएंगे तो 4p4 हो जाएगा। अब ये जो बीच का प्लेस बचा है वहाँ गर्ल्स को बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p3 होगा। 4p4 को सॉल्व कीजिएगा 24 आएगा, 3p3 को सॉल्व कीजिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 3 का 4 का फैक्टोरियल, एक आएगा 4 का फैक्टोरियल और एक आएगा 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1, है ना। तो करिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी ये आ गया आंसर आपका 144, ठीक है ना। तो 144 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनदर पॉइंट इज, ठीक है, बोलता है कि द वैल्यू ऑबिडेंट बाय द इंटरपोलेशन, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू। इंटरपोलेशन मेथड से जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या वो एग्जैक्ट इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू के बराबर आता है, एक्चुअल वैल्यू से कम आता है, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमल ये एस्टिमेशन होता है, मेरी बात समझिएगा। इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन एक अनुमान है, एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह नहीं सकते कि एक्चुअल के बराबर, एक्चुअल से कम, एक्चुअल से ज़्यादा, कुछ भी आ सकता है। इट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल एस्टिमेटेड एक्चुअल वैल्यू, है ना। एक्चुअल वैल्यू के आधार पर एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही हमारा क्या होता है, इंट्रापोलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, सीजनल फ्लक्चुएशन आर, सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब सीजन के कारण आने वाला बदलाव क्या पीरियोडिकल और इरेगुलर होता है, नॉन पीरियोडिकल होता है, साइक्लर होता है, पीरियोडिकल और रेगुलर होता है सीजन के कारण। जैसे मान के चलिए कि स्वेटर का डिमांड, है ना, ठीक है, हर ठंड में आएगा, रेगुलर इंटरवल पर हर ठंड में स्वेटर का डिमांड बढ़ेगा, फिर घटता चला जाएगा। तो रेगुलर आता है और हर एक निश्चित पीरियड के बाद होता है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये जो है एक टाइम सीरीज में एक फार्मूला होता है y या o इक्वल टू, है ना, ठीक है। क्या होगा, तो y और या o इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है। y और o निकालने का फॉर्मूला t इंटू एस इंटू सी इंटू आई, है ना, ठीक है। ये हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बेमतलब का इसको दे दिया है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि t इंटू एस इंटू सी इंटू आई होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारा गलत है, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है, यहाँ पर x +1 नहीं होगा, यहाँ x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। x +1 नहीं बल्कि x इक्वल टू 1 होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि इतना बराबर 5 है तो dy/dx का वैल्यू निकालिए, जबकि x का मान x 1 लेना है और y का मान भी क्या लेना है, 1 निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका इतना इक्वल टू 5 है तो dy/dx का वैल्यू निकालिए, जब x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। चलिए हम इसको बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 29 में, ध्यान से देख लेते हैं। कुछ इस तरह का है, x³ माइनस 2x² y² प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 5, ये इतना दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका x बराबर 1 y बराबर 1, तो आपको dy/dx निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, नॉर्मल इसको डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए और x और y का वैल्यू फिर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए, क्या है, x³ माइनस 2x² y² प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 5। अब लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड। डिटेल में देखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बाबू, 4 नंबर में आना चाहिए था। ध्यान दीजिए कैसे हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ माइनस 2x² y² प्लस 5x प्लस y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन सबको करना है, तो इस तरह से होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² y² प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर 5 है और 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ओके,
अगला सवाल आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है। अच्छा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² y², ठीक है, प्लस 5 आ जाएगा बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x और प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ y = 0, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, 3x² है माइनस, अच्छा 2 रहने दीजिए, यहाँ पर u × v के फॉर्म में आया, तो v d/dx u प्लस u d/dx v, ठीक है। अच्छा, प्लस 5 × x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx बराबर 0, ठीक है, अच्छी बात है। 3x² माइनस 2 से जब आप मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y² x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, x² y का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y dy/dx, ठीक है। अच्छा, प्लस 5 प्लस dy/dx बराबर 0, ठीक है। अच्छा, 3x² माइनस 2 से अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4xy², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4xy², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, देखिए प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 4 x² dy/dx, ठीक है, 4x² dy/dx प्लस 5 प्लस dy/dx बराबर 0, ठीक है। अच्छा, आगे सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्यों आप नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, x और y का वैल्यू व्हेन x = 1 एंड y = 1 टेकन, ले लिए इस तरह से। तब इसमें क्या होगा, x का वैल्यू 1 लिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 4 × 1 का स्क्वायर × 1 dy/dx भी है यहाँ पर, प्लस 5 dy/dx बराबर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ये सॉल्व करिएगा, 3 आएगा, ये वो बार बार हम प्लस लिख दे रहे हैं, हाँ, माइनस 4 dy/dx प्लस 5 प्लस dy/dx, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में आया 3 और 5 8 और माइनस में आया कितना 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पर माइनस, देखो अब 1 dy/dx -4 इतना, तो क्या हो गया -3 dy/dx बराबर क्या हो गया 0, आगे इस ये हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 = क्या होगा 3 dy/dx, है ना, यानी dy/dx = क्या हो जाएगा 4/3, तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हमारा आएगा dy/dx का 4/3, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन है कि नहीं 4/3, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन कतई नहीं हुआ, ये 4/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ़ fx = क्या बोलता है, यहाँ भी गलती है बच्चों, यहाँ पर fx नहीं होता, यहाँ f' होगा, ठीक है। यहाँ fx जो दिया है वहाँ पर f' करेंगे, 1 = 10, है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब चलिए इसको हम बना के देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। fx = क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में है fx = x पे पावर k, ठीक है ना। तो f' और एक और चीज़ क्या दिया हुआ है, f' = 10, है ना, तो आपको k का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले ये दिया हुआ है ना, फंक्शन ऑफ x = x⁴ k। अब इसको क्या करो, आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x, है ना, = डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पे पावर
के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, के एक्स पे पावर के माइनस 1। एक्स पे पावर हो जाएगा के माइनस 1। के माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकला है क्या कि एफ डैश एक्स बराबर के एक्स के पे पावर सॉरी क्या था यार, के एक्स पे पावर के माइनस 1, ये निकला हम लोग का। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एफ डैक्स शायद एक चीज़, एक गलती हमने लिख दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 था बच्चों, एफ डैक्स 1 इक्वल टू क्या था 10, है ना, ध्यान दीजिए। अब x का वैल्यू 1 ले लिए हम लोग, ठीक है। तो 1 ले लिए तो हमारा यहाँ 1 हो गया, इधर में k इंटू 1 पे पावर k माइनस 1, और ये कितना दिया हुआ 10, है ना। अच्छा, तो यहाँ से अगर k का 1 पे पावर कुछ भी रखो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, इक्वल टू 10। तो यहाँ से फाइनली k का आंसर आ गया कितना, 10 है, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर में 10 है, बिल्कुल है। तो रियल आंसर इज 10। फिर से एक बार हम आपको इसको समझा देते हैं, देखिए क्या बोला है, थोड़ा सा हमसे भी मिस प्रिंटिंग हो गया था जगह, ठीक है। एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है ना, एफ डैश 1 बराबर 10 दिया हुआ, तो के का वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स जो इतना दिया है, पहले हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ इतना और डिफ्रेंसिएशन ऑफ इतना, ठीक है। तो याद रखिए कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स होता है, बराबर क्या होगा, पहले पावर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर पावर में कम कर देंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारा इतना आ गया। अब हमारा यहाँ पर एफ डैश 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 पे पावर इतना हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 पे पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल गया, 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आ रहा है बारी फिलिंग द ब्लैंक्स का, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बोला है कि इफ़ द मीन ऑफ 15 नंबर इज़ 50, है ना, ठीक है, और 18 एंड 12 इज एक्सक्लूडेड, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर। देखो सुनो क्या बोल रहा है, 15 नंबर्स का मीन 15 है, ठीक है। अगर उसमें से 2 नंबर हटा दिए जाए, एक 18 और 12, तो बचे हुए आइटम का मीन कितना होगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। शायद ये 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 15 नंबर्स का मीन 15 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 आइटम एक्सक्लूड कर दिया जाए इसमें से, एक 18 और एक 12 को, तो नया मीन क्या होगा, है ना, रिवाइज मीन, हटाने के बाद हमारा मीन क्या होगा। अब एक बात बताइए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन, है ना, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है 15, है ना, और सिग्मा एक्स बाई नंबर ऑफ आइटम भी कितना दिया हुआ है 15, इधर देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ उससे, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स बराबर क्या हो गया 15 इंटू 15 यानी 225, ठीक है। मतलब 15 आइटम का अगर मीन 15 है तो 15 आइटम का टोटल कितना है 225, है ना, ठीक है। अच्छा, व्हेन 18 और 12 को एक्सक्लूड कर दें, ठीक ले रहे, तो नंबर ऑफ आइटम अब हमारा 15 के जगह पर 2 आइटम कम हो गया, तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, ऐसे 15 का टोटल 225 था, अगर उसमें से 2 हम माइनस कर दिए 18 और 12, ठीक है, तब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 195। तब हमारा नया मीन क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स बाई एन, यानी आपका आ जाएगा 195/13, है ना, यानी यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग कि 15 आइटम्स का मीन 15 था, ठीक है। अच्छा, उसमें से
तो 15 आइटम का टोटल कैसे होगा, मीन का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 15 बैठा है, यहाँ पर 15 बैठा है, तो टोटल हो गया 225। 2 आइटम हटा देना है, कौन कौन, 18 और 12 को, ठीक है। तो 18 12 हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइटम अब तो 13 ही बच जाएंगे। अब 225 टोटल था, उसमें से 2 हट जाएगा तो टोटल अब इतना बच जाएगा। तो 13 आइटम का टोटल इतना, और 13 आइटम 13 से डिवाइड करके नया मीन हमारा निकल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आएगा वो हमारा 15 आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन निकालना है इसका, ठीक है। इसका क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है सर, यहाँ पर सबसे छोटा है 40, ठीक है। उससे बड़ा सर 60 है, यानी 50, फिर 55, फिर 50, फिर 55, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 60, 1 2 3 4 बार 60 है, 60 60 60 और 60, 4 बार 60 आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया है आपका 65, ठीक है। उसके बाद क्या आया है 70, उसके बाद 80। पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कितने आइटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 आइटम हो गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, ठीक है, यानी 10 + 1/2th आइटम, ठीक है, यानी 5.5 आइटम आएगा। तो 5.5 आइटम कैसे निकलता है, पाँचवा और छठा के बीच का एवरेज निकाल देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, और छठा, ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 60/2, यानी आंसर अगेन क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 60, ठीक है। तो इसका मीडियन आ जाएगा 60। अच्छा, इन हाउ मेनी वे, है ना, ... वे कैन 5 मैन सीट इन अ राउंड टेबल, ठीक है। 5 लोगों को अगर राउंड टेबल में बैठाएंगे तो 5 - 1 P 5 - 1 होगा, यानी क्या हो जाएगा 4P4, यानी 4 का फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप 4 का फैक्टोरियल दे सकते हैं, या इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि अ प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस विच द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। एपी में क्या होता है कि हर 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा, द सीक्वेंस विच द रेशियो ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर सेम इज कॉल्ड द जीपी में हर 2 टर्म्स के बीच का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1, याद रखिए 1 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, है ना, ग्रेटर देन, है ना, ठीक है। ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये गलत लिखता है बुक्स में, है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी गलत डाला है। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पर वो लिखना चाह रहा है कि ग्रेटर देन लिखिए, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया 5 का अर्थमेटिक मीन निकालो, बराबर भी आएगा, ठीक है। हालांकि ये लिखना चाह रहा है ग्रेटर, है ना, ठीक है। ग्रेटर एंड इक्वल आंसर सही होना चाहिए। कभी कभी कुछ सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है, हालांकि बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको ग्रेटर देन, है, ठीक है। लेकिन 5 और 5 का निकाल के देखो, 8 8 8 का निकाल देखो तो बराबर भी होता है। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऐसा कहना इक्वल नहीं है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या और इक्वल टू, ऐसा आपका आंसर यहाँ सही आंसर होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, गिव फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। क्या बोलता है फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग क्या कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेशन। यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। अच्छा, सीजनल वेरिएशन रिसिप्ट ड्यूरिंग द पीरियड, सीजनल वेरिएशन रिपीट ड्यूरिंग द 1 ईयर। सीजनल जो है, सीजन में कोई भी चीज़, सीजन कब 1 साल में ही रिपीट होता है, यहाँ होगा। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, ये जो आगे आप देख रहे हैं अगले वीडियोस में हम लोग क्या है कि 2 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके डालेंगे। उसके अगले में फिर हम आपको
5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है उसको डालेंगे, और 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और उसके बाद इस तरह से करके हम लोग मतलब पूरा 4 वीडियो के अंदर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए।